हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अब डिस्कस करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, यानी कि ऐसी सरकारें जो कि डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया एक लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। अब सबसे पहली चीज, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ये एक अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो अचीवमेंट है ये अचानक से नहीं मिला है हमारे देश में। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। एक बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है लोगों को और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं इंडिया के लोगों ने, तब जाके ये लोकतंत्र या डेमोक्रेसी हासिल करी है हम लोगों ने। There are other places also in the world where people have struggled to have democracies. दुनिया में ऐसी कई सारी जगहें हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने भी स्ट्रगल किया है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आ सके, वहाँ पे भी लोगों का रूल आ सके। एंड सम आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी। अब दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको डेमोक्रेसी मिले, वहाँ की आम जनता को अधिकार मिले कि वो चुनाव में हिस्सा ले सकें, सरकार कौन होगी, सरकार क्या काम करेगी, ये फैसले ले सकें आम जनता। तो आज भी दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी आ सके, लोकतंत्र आ सके। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है कि वहाँ लोगों का राज होगा। लोगों का राज होगा यानी कि जो लोग चाहेंगे वैसी ही सरकार बनेगी। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पीपल, जो लोग हैं, वही खुद पे राज करेंगे। ठीक है, लोग ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। अब लोग चुनते हैं अपने चुने हुए लोगों को। इस तरीके से लोग डिसाइड करते हैं कि कौन राज करेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर यूजुअली रिफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज यानी कि जो प्रतिनिधि सरकारें हैं। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज क्यों कहा जाता है? इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। अब डेमोक्रेसी यानी कि लोगों का राज होगा, लोग बताएंगे सरकार कैसे बनेगी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब ये कि लोग, ऐसा नहीं है कि लोग सरकार में आ जाएंगे। ठीक है, अब दुनिया में, अब देश में, किसी देश मान लीजिए इतने सारे करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोग सरकार में शामिल नहीं होंगे। उन लोगों के पास अपने अपने काम हैं, वो सुबह उठ के काम करने जाएंगे, शाम में काम से वापस लौट के आएंगे, वो ये सरकार वाला काम नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं एक इलेक्शन प्रोसेस के बाद। इस तरीके से उनके चुने हुए लोग सरकार बनाते हैं। तो क्योंकि चुने हुए लोग सरकार बनाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। These representatives meet and make decisions for the entire population. अब जो पूरी जनसंख्या है, जो पूरी एंटायर पॉपुलेशन है, उनके लिए ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर ये चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. अब कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार खुद को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक कि वो अपने देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यानी कि जितने भी अडल्ट्स हैं देश में, जितने भी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, जो कि अडल्ट्स हैं, वो सारे लोग अलाउड हैं वोट देने के लिए। इस चीज़ को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जब किसी देश में होती है, यानी कि उस देश के हर अडल्ट आदमी
18 साल से ऊपर की उम्र का हर आदमी वोट दे सकता है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, अमीर हो या गरीब हो, हर आदमी वोट दे सकता है। इस चीज़ को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। और जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होती है सिर्फ और सिर्फ तभी कोई देश डेमोक्रेटिक कहलाया जा सकता है, यानी कि लोकतांत्रिक कहलाया जा सकता है। तो क्या हमने देखा कि कोई भी गवर्नमेंट अगर खुद को डेमोक्रेटिक बोलती है तो उसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी देनी पड़ेगी, यानी कि उस देश के हर आदमी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब अगर बात करी जाए वोट देने के अधिकार की, तो ऐसा हमेशा से नहीं है कि हर आदमी को वोट देने का अधिकार हमेशा से था। ये अधिकार लिया गया है और बहुत मुश्किल से मिला है लोगों को। तो अब डिस्कस करते हैं स्ट्रगल फॉर राइट टू वोट, कि वोट देने का जो अधिकार है लोगों के पास, वो अधिकार किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल करके यानी कि संघर्ष करके हासिल किया है। There was a time when governments did not allow women and the poor people to participate in elections. एक ऐसा टाइम था, और वो टाइम बहुत ज़्यादा पहले नहीं था, मुश्किल से भी 150 साल पहले ही था। उस टाइम पे सरकारों को ये लगता था कि जो औरतें होती हैं और जो गरीब लोग होते हैं, ये लोग इस लायक नहीं होते कि ये कोई फैसला ले सकें, और इस वजह से इन्हें इलेक्शंस में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था। ना इन्हें ये हक था कि वो इलेक्शंस में खड़े हो सकें, और ना ही इन्हें ये हक था कि वो इलेक्शंस में वोट दे सकें, क्योंकि इनके बारे में माना जाता था गरीब लोगों के लिए और औरतों के लिए कि ये इस लायक नहीं है कि ये फैसला ले सकें कोई भी। In their earliest forms, government allowed only men who owned property and were educated to vote. अब जो स्टार्टिंग जो अर्लीस्ट फॉर्म्स थे गवर्नमेंट्स के, उस टाइम पे सिर्फ आदमी, और सारे आदमी नहीं, वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ वही आदमी लोग वोट दे सकते थे। समझ रहे हैं? तो अब समाज का कितना छोटा हिस्सा बचा है जिनके पास ये ताकत है वोट देने की। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं, औरतें हटा दीजिए, तो आधी आबादी तो आपने ऐसे हटा दी, तो बची आधी आबादी। उस आधी आबादी में जिन आदमियों के पास प्रॉपर्टी है, तो 90% लोग तो वैसे ही गरीब हैं, 90% को वैसे ही हटा दीजिए, बचे 10% लोग। उन 10% लोगों में से भी जो एजुकेटेड हैं, तो समझ रहे हैं कितने मुट्ठी भर लोगों की हम बात कर रहे हैं। इतने बड़े देश में, इतने बड़े समाज में सिर्फ गिने चुने कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आदमी हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है और वो पढ़े लिखे भी हैं, सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं। तो अर्लीस्ट गवर्नमेंट्स में इस तरीके से काम चलता था। The country was governed by rules and regulations that these few men made. अब ये जो कुछ गिने चुने लोग थे, सिर्फ ये कुछ लोग सारे देश के लिए फैसले लिया करते थे। तो ये होता था अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। अब अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में भी यही हाल थे। तो इंडिया में भी सिर्फ गिने चुने लोगों को वोट देने का अधिकार था। Several people, including गांधी जी, were shocked at the unfairness of this practice. तो अब सरकार में सिर्फ गिने चुने लोग वोट दे सकते हैं, सिर्फ गिने चुने लोग ही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो वही लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वही लोग वोट दे सकते हैं, वही लोग सरकार बनाएंगे। और जब गिने चुने लोग सरकार बनाएंगे तो वो जो फैसले लेंगे वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द फैसले लेंगे, सिर्फ अपनी भलाई की बात करेंगे। उन्हें क्या मतलब कि बाकी लोग के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर थिंकिंग यही रहेगी। गिने चुने लोग होंगे जो परोपकारी टाइप के होते हैं कि चलो यार हमारी लाइफ मस्त चल रही, हमारे पूरे ख़ानदान की मस्त चल रही लाइफ, लेकिन फिर भी चलो उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं, वरना ज़्यादातर लोग अपने में इतना क्लोज्ड हो जाते हैं कि उन्हें मतलब नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस वजह से जब हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन फ्रीडम फाइटर्स ने, और गांधी जी खास तौर पे, गांधी जी बहुत बड़े सपोर्टर थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के।
जब इन लोगों ने ये चीज़ देखी कि हमारे देश में जो सरकार बन रही है उस सरकार को सिर्फ गिने चुने लोग चला रहे हैं और वही लोग फैसले ले रहे हैं, तो वो लोग शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए कि सिर्फ इतने लोग इतना बड़ा देश चला रहे हैं। They demanded that all adults should have the right to vote. उन्होंने ये मांग करी कि जितने भी अडल्ट हैं उनको वोट देने का अधिकार मिले, एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसी को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। चलिए फिर, थैंक यू।